नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिन हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में ही पढ़ लेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ लेंगे, व्यंजन के रूप पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, तो व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से पढ़े जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से पढ़े जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन टोटल होते हैं 39। कुल की बात करेंगे तो कुल व्यंजन होते हैं 39। मूल व्यंजन की बात करेंगे तो मूल व्यंजन होते हैं आपके 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से पढ़े जाते हैं। व्यंजन के भेद की बात करेंगे तो मुख्य रूप से व्यंजन के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन टोटल भेद की बात करेंगे तो टोटल भेद 4 होते हैं। टोटल भेद कितने? 4। और मूल रूप से भेद कितने? तो 3 होते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। ये दिख नहीं रहा होगा तो हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। इसे कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिए। स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है जिसको पढ़ने पर ये मुख है ना, ये मुख है ना, मुख के अंदर स्पर्श कहीं ना कहीं करते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो स्पर्शी व्यंजन पड़ गया। क्या पड़ गया? स्पर्शी व्यंजन पड़ गया। तो स्पर्शी व्यंजन में आप आएंगे तो एक शब्द होता है क वर्ग आता है और दूसरा होता है आपका च वर्ग होता है, तीसरा होता है ट वर्ग होता है, चौथा होता है तो त वर्ग होता है और पांचवा होता है तो प वर्ग होता है। यह वर्ग का नाम, अरे जैसे माता पिता है आपके या गांव में किसी को भी देखे होंगे कि जब पति पत्नी रहते हैं तो या तो किसी अन्य नामों से लेकर पुकारते हैं, लेकिन जैसे उनकी कोई संतान होती है तो उनका नामकरण होता है उस संतान का। अब उस संतान का नामकरण जैसे मान लीजिए हो गया राहुल, तो उनकी मम्मी बुलाएंगी, राहुल के पापा हो तनी सुनी हा, या कोई पूछे कहाँ गए तो कहेंगे राहुल के पापा कहीं गए। और उनके पापा भी कहेंगे राहुल के मम्मी तनी सुनी हा। तो किसके नाम से पुकारा जाता है? जो बड़े होते हैं उनके नाम से, या जो प्रथम आते हैं उनके नाम से। तो राहुल के पापा और राहुल के मम्मी, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। क वर्ग होगा, क है तो इसलिए क वर्ग नाम पड़ा। तो क, ख, ग और घ और अंगा। इसी प्रकार पहले वर्ग में यह था च, छ, ज, झ और इन। इसी प्रकार ट वर्ग में था तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा हो गया। त वर्ग में था तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग में था तो प, फ, ब, भ, म। यह थे आपके वर्ग। अब इन वर्ग में स्पर्श कहाँ करेंगे? कहेंगे आप सर जी बोले थे स्पर्श कहाँ करेंगे? स्पर्श मुख के अंदर करेंगे। जैसे क वर्ग को बोलना शुरू करेंगे तो यह कहीं भी स्पर्श नहीं करेंगे, जीभ कहीं स्पर्श नहीं करेगी, यह कंठ से केवल आवाज आएगी, गले से। पढ़िए क, ख, ग, घ, अंग। तो किससे आवाज आ रही है? केवल गले से, कंठ से आ रही है, यानी यहाँ जो कंठ आपका है केवल वहां से आवाज आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कंठ। अगर आप भूल भी रहे ना तो याद रखिएगा, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कंठ से मतलब पढ़कर देखिएगा, केवल जिसका आवाज गले से आएगा उसे कह दिए कंठ है। च वर्ग देखेंगे तो यह कहलाता है तालु। क्यों तालु या तालब कहलाता है? जरा सा इस पर विचार किया जाए।
जब हम पढ़ते हैं इनको तो जीभ हमारे ऊपरी तलवे से स्पर्श करती है, जैसे च, छ, ज, झ, इया। तो आप देख पा रहे हो कि जीभ हमारे ऊपरी तलवे से स्पर्श कर रही है, तो तलवा इसलिए तालु, तालव्य। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे ट वर्ग है। जो ट को पढ़ेंगे तो ट पढ़ते ही आपकी जीभ मुड़ जा रही है, ऐसे है तो ऐसे मुड़ जा रही है। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा मुड़ गई ना, तो मुड़ गई तो क्या बोलेंगे? मूर्धा। मुड़ गई तो क्या बोलेंगे? मूर्धा। तो आपका यह कहलाता मूर्धा, या इसी को कहा जाता मूर्धन। मूर्धा या मूर्धन्य, याद रहेगा, मूर्धा या मूर्धन्य। तो मूर्धा में होगा आपका बड़ा होगा बाबू, मूर्धा या मूर्धन्य होता है मूर्धा आएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आगे है त वर्ग। तो त जब पढ़ेंगे ना तो आपकी जीभ दांत से स्पर्श करेगी। त, थ, द, ध, न, है ना। तो आपकी जीभ किससे स्पर्श कर रही है? दांत से। इसके लिए इसका नाम पड़ गया दंत। क्या पड़ गया? दंत। अब अगला है प। तो प कैसे है? जैसे छोटे बालक, मासूम बालक होते हैं, तो मासूम बालक को आप क्या कहते हैं? ए बाबू, पप्पी दीदा, पप्पी। तो पप्पी कहते हैं तो क्या होता है? देखिए ओठ आपके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, स्पर्श कर जाते हैं दोनों ओठ, तो उसी से प है। तो प जब पढ़ेंगे तो दोनों ओठ आपकी चिपक जाएगी, ओठ ना, तो इसलिए क्या बन गया? ओष्ठ। क्या बन गया? ओष्ठ। इसका नाम क्या पड़ गया? ओष्ठ। प पढ़ के देखिए, प, फ, ब, भ, म। आपके दोनों ओठ स्पर्श कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओष्ठ पड़ गया। आया इसमें। अब देखो ये दोस्तों कितने हैं कुल? तो 25 है। ये टोटल गिनेंगे तो 25 है, इसलिए कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। अब दोस्तों देखिएगा, अब ये जो अंतिम आपके दिख रहे हैं वर्ग का अंतिम अक्षर जो दिख रहा है, यह वर्ग का अंतिम अक्षर जो दिख रहा है, पांचवा अक्षर। देखिए ये नंबर होता है 1 2 3 4 5, यानी ऊर्ध्वाधर में भी 5 होते हैं और क्षैतिज में भी 5 वर्ग होता है। तो जो ऊर्ध्वाधर का जो पांचवा है ना, पांचवा वर्ग जो वर्ग है उसे कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है नासिक या नासिका। नासिका या नासिक, नासिक होता है। क्यों इसका नासिक पड़ा या नासिका? नासिका या नासिक क्यों पड़ता है? रीजन यह है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी आवाज ध्वनि नाक से ज्यादा आती है, मुख से कम आती है, या उल्टा कहा जा सकता है कि जिसमें मुख से कम ध्वनि और नाक से ज्यादा ध्वनि आती है। जैसे अंग, इं, औण, न, म, यह होता है, इसलिए इसे नासिका कहते हैं। इसी को अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक इसलिए कहते हैं कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो नाक से कम हवा निकलती है और मुख से ज्यादा हवा निकलती है, क्योंकि जब नाक से ध्वनि निकलेगी तो हवा कम निकलेगी, और नाक से जब हवा निकलेगी ध्वनि कम निकलेगी, तो इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। ये 5 अक्षर होते हैं। और यह जो दिख रहे हैं आपकी, यह जो नीचे वाला वर्ग छोड़कर यह वाला वर्ग जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है मूल स्पर्शी। इसका नाम क्या पड़ा? तो मूल स्पर्शी होता है। मूल स्पर्शी। तो मूल स्पर्शी होते हैं 16। मूल स्पर्शी की बात करेंगे तो कितना होते हैं? 16 होते हैं दोस्तों। कितना हो गए? 16। ये मूल स्पर्शी होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम, अगली बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अगला आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, ये दूसरा होता है आपका। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्तों? जब हम वर्ण को पढ़ते हैं तो वायु अंदर जाती है, यानी निगल लेते हैं,
लगता है, जबकि वास्तव में तो ऐसा होता नहीं। तो इसलिए हम उसका नाम रख दिए, या उसका नाम वैज्ञानिकों ने रख दिया क्या, अंतस्थ। पढ़िए, य र ल व। तो आपको लग रहा होगा कि हम अंदर हवा ले रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंतस्थ। कौन कौन है, य र ल और कौन है, व। तो यह अंतस्थ। अब आगे दोस्तों करेंगे, अंतस्थ के बाद अगला आपका था ऊष्म। आपका अगला था ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्यों है भाई, ये तीसरा आपका था जो मूल व्यंजन के प्रकार थे। ऊष्म व्यंजन क्या था, ऊष्म मतलब गर्मी होती है। तो जब हम जिन वर्णों को पढ़ते हैं और उससे गर्मी निकलती है तो वह कहलाते ऊष्म। गर्मी कौन कौन सी होती है भाई, श श श ह। आप अपना मुंह के पास हाथ लगाएंगे तो गर्मी महसूस होगी आपको, उससे गर्म हवा निकलेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा था ऊष्म। तो यह आपके 3 स होते हैं और एक ह होता है आपका। कौन कौन होता है, स और स और होता है ह। यह आपके होते हैं। एक सलजम वाला स, एक समोसा वाला स, एक षटकोण वाला स, एक हल वाला ह। हम इसे पेट फरवा स भी कहते हैं, वास्तव में होता मूर्धन्य स। मूर्धन्य स होता है, हम उसे पेट फरवा भी स कहते हैं। इसका पेट फटा हुआ है ना, इसलिए पेट फरवा स भी कहा जाता है। अब यह हो गए आपके मूल प्रकार। मूल प्रकार के बाद आपके एक प्रकार और था जिसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। एक होता आपका छतरी वाला, छत्र होता है, एक होता है ज्ञा और एक होता है स्र। तो छत्र स्र ये 3 होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो 6 जो मिलकर बना है यह बना है क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। पेट फरवा स से मिलकर बना है। त्र जो बना है एक त से मिलकर बना है और दूसरा र से मिलकर बना है। ज्ञा जो बना है एक ज से मिलकर बना है और एक इया से मिलकर बना है। जो स्र बना है एक स से मिलकर बना है और एक र से मिलकर बना है। इसका पहला अक्षर अधूरा होता है, देखिए क अधूरा होता है, इसमें सॉरी गलत हो गया, यह क अधूरा होता है, त्र अधूरा होता है, ज अधूरा होता है, स अधूरा होता है। यह इन वर्णों से मिलकर बना है, इन 2 व्यंजनों से मिलकर बना तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया। तो यह आपके टोटल हो गए 37, लेकिन यहां तक आपके 33। देखिए 4 4 8 इधर गिनिएगा और इधर गिनेंगे आप। कहाँ गया दोस्तों, यह द्विगुण व्यंजन था, वह कहाँ गया दोस्तों, आपको जो अभी अभी लिखे थे मिटा दिए क्या दोस्तों, कहाँ गया दोस्तों, जो अभी अभी लिखा गया था आपका, यह तो 2 अयोग हुआ हो गया। यही था, है ना। तो यह आपका था पंचमाक्षर और नासिक अनुनासिक था। दिख रहा दोस्तों। तो इसमें आपके 33 थे, तो 33 में देखिए 25 था स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25 था और आपका स्पर्शी व्यंजन के बाद आप देख पा रहे होंगे 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन भी 4 हो गए तो 37 हो गया, लेकिन कुल के लिए 39 चाहिए और मूल के लिए यही तक सीमित है। 25 और 4 29 और 3 4 33 तक कंप्लीट था। अब 2 चाहिए, तो 2 होते हैं द्विगुण। क्या होते हैं, द्विगुण होते हैं आपके द्विगुण। द्विगुण को ही कहा जाता है उत्क्षिप्त, द्विगुण को ही कहा जाता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का ही नाम होता है एक आगत, आगत को ही कहा जाता है नवीन, नवीन को ही कहा जाता है निर्मित या विकसित, है ना। क्यों इसका नाम पड़ा, इसमें 2 गुण होते हैं इसलिए इसका नाम द्विगुण पड़ गया।
ये उद्क्षिप्त क्या हुआ, ये उत्पन्न होके निकला है, उच्छिप्त हो गया। आगत दूसरी भाषा से लिया हुआ वर्ड है तो आगत हो गया। नवीन है, नया वर्ड है तो नवीन हो गया। बनाया गया है तो निर्मित हो गया। तो ये दो होते हैं आपके, एक होता है ड और एक होता है ढ। दोनों के नीचे लगता है लुकता। क्या लगता है, लुकता। यह है दोनों तुर्की भाषा से लिया गया है, इसलिए इसे आगत वर्ण भी कहते हैं। तुर्की भाषा से लिया गया इसलिए इसे क्या कहते हैं, आगत वर्ण भी कहते हैं। तो बताइए 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण मिलकर 39 हो गए। कितना हो गए, 39 हो गए। अब स्वर में पढ़े थे आप 11 स्वर थे, तो 39 और 11 मिलकर 50 हो गए। अभी बच रहे हैं आपके 2। क्या बच रहे हैं, अभी 2 बच रहे हैं। तो 2 आपके कौन कौन होंगे, तो 2 होते हैं अयोगवाह। व्यंजन नहीं होते हैं वह, न तो व्यंजन होते हैं और न ही स्वर होते हैं। आपके 2 बच रहे हैं, वह होते अयोगवाह। अयोगवाह होते आपके। अयोगवाह में 2 होते हैं, एक होता अंग और एक होता आपका अंग को कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और अ को कहा जाता है विसर्ग। अनुस्वार, अनुस्वार जो बिंदी लगती है ऊपर किसी स्वर या व्यंजन के। विसर्ग होता है किसी स्वर या व्यंजन के अंत में लगता है, तो वह विसर्ग होता है। यह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, न तो व्यंजन। यह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी होता है नपुंसक। क्या होता है, नपुंसक भी इन्हें कहा जाता है। इसका नाम होता है नपुंसक भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है, नपुंसक भी इन्हें कहा जाता है। तो बताइए ये 2 हो गया। अगर आप स्वर में पढ़े थे, स्वर में पढ़े थे तो हम थोड़ी बता देते हैं। एक अ वर्ड होता है जिसकी मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी मात्रा भी होती है, इसलिए अ को शहीद वर्ड भी कहा जाता है। आप अ को लिखेंगे वही पढ़ लेना चाहिए था। आप अ को शहीद वर्ड भी कहा जाता है। अ को क्या कहते हैं, शहीद वर्ड भी कहते हैं। शहीद वर्ड कहते हैं अ को। क्या कहते हैं, क्योंकि ना इसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसे शहीद वर्ड भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, यह हो गया इतने। अब जो वर्णमाला थे, एक के बात करें कितने भेद में बांटा गया, तो मुख्य रूप से 3 रूप में बांटा जा सकता है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारतम्य के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, पढ़ने के आधार पर हम पढ़ लिए स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे वायु संवेग के आधार पर। तो जो वायु संवेग के आधार पर थे वह भी वर्णों को बांटा गया। तो वायु संवेग के आधार पर, किस आधार पर बांटा गया, तो वायु संवेग के आधार पर बांटा गया। संवेग के आधार पर मतलब हवा के आधार पर, हवा के आधार पर इसे प्राण भी कहा जाता है, प्राण के आधार पर, ठीक ना। तो वायु का मतलब होता है प्राण, प्राण के आधार पर भी बांटा गया। ये 2 रूपों में बांटा गया। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है, और एक होता है आपका महाप्राण। एक अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब यहाँ वायु से, वायु से है, और जब अल्प मतलब कम और महा मतलब अधिक। तो जिसमें अल्प वायु हम निगलेंगे या बाहर निकालेंगे, यानी अंदर ग्रहण करेंगे या बाहर निकाल लेंगे, अल्प मतलब थोड़ी सी। और जिसमें ज्यादा वायु बाहर निकालेंगे, ज्यादा ग्रहण करेंगे, उसे महाप्राण कहेंगे। जिसमें थोड़ी वायु निकाल लेंगे और थोड़ी वायु बाहर करेंगे, उसे अल्प प्राण कहेंगे।
क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। याद हो गया? थोड़ी हवा बाहर, थोड़ी हवा बाहर या क्या करें? अंदर ग्रहण करते हैं, और इसमें क्या होता है? ज्यादा हवा बाहर, ज्यादा हवा बाहर या अंदर ग्रहण करते हैं। जब ज्यादा हवा बाहर या अंदर ग्रहण करते हैं तो वहां महाप्राण होता है, और जब कम हवा अंदर या बाहर करते हैं तो वहां अल्प प्राण होता है। प्राण का मतलब समझ में आ गया? तो अल्प प्राण पढ़ के देखिए वर्ड को। क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। तो आप देख पा रहे होंगे क ग अंगा को जल्दी से पढ़ रहे हैं। जिसको जल्दी से पढ़ेंगे उसमें कम हवा आएगी, और जिसको आराम से पढ़ेंगे ज्यादा हवा आएगी। जैसे क के बाद ख पे आराम कर रहे हैं, देखिए क ख आराम कर रहे हैं, फिर ग घ पे आराम कर रहे हैं, फिर अंगा जल्दी से पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको क्या हो जाएगा? अल्प प्राण में वर्ग का एक 3 5 वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। एक का मतलब क, च, ट, त, प, यानी पहला वर्ग का पहला अक्षर। ऊर्ध्वाधर में देखेंगे वर्ग का पहला अक्षर, इधर पीछे आप दिखा देते हैं। यह वाला जो वर्ग दिख रहा है तो वर्ग का यह पहला अक्षर जो दिख रहा है, तीसरा अक्षर जो दिख रहा है और अंतिम अक्षर जो दिख रहा है वह क्या कहलाता है? आपका अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, और व्यंजन अंतस्थ व्यंजन जो होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण होता है। कौन कौन होता है? य, र, ल और व। य, र, ल और व, यह क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यह भी क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण, जिसमें कम हवा निकलती है और कम हवा ग्रहण करते हैं। महाप्राण में क्या हो जाएगा आपका? वर्ग का महाप्राण में हो जाएगा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होगा? महाप्राण होगा। साथ ही साथ इसमें ऊष्म व्यंजन होगा। ऊष्म व्यंजन होगा। कौन कौन होगा? तो स होगा, श होगा, श होगा और ह होगा। यह हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये महाप्राण हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, जो यह होता है ड नुक्ता वाला और यह होता आपका ढ। ड और क्या होता है? ढ होता है। तो यह आपके ड जो आएंगे वह अल्प प्राण में भी आएंगे, जो तीसरा है। और जो यह ढ होता आपका महाप्राण में ही आएंगे, क्योंकि चौथा होता है। क्या होता है? चौथा होता है। इसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन इसको मान सकते हैं कि इसमें आएंगे। ऐसे में दूसरी बात समझिएगा बात को, जो स्वर होते हैं न तो अल्प प्राण होते हैं न तो महाप्राण। लेकिन एक प्रवक्ता 2020 में पूछ दिया था, 19 या 20 में एग्जाम हुआ था, उसमें कह दिया था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या लिख दिया था? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण। लेकिन यह हो भी सकते हैं, नहीं, एग्जाम में पूछ दिया था इसलिए लिख दे रहे हैं। कहां लिख दिए थे? यहां लिख देते हैं 2020 प्रवक्ता परीक्षा के अनुसार। 2020 प्रवक्ता परीक्षा के अनुसार 2020 प्रवक्ता परीक्षा के अनुसार कहा गया था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। वास्तव में स्वर न तो अल्प प्राण होते हैं न तो महाप्राण होते हैं। यह बात याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? अल्प प्राण टोटल कितने? तो गिन लीजिएगा। 5 वर्ग होते हैं, 3 वर्ग एक का है तो 5 जाएंगे, 15 और 4 हो जाएंगे। तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19।
15 और 4 कितने हो जाएंगे? तो ये 19 हो जाएंगे। यहाँ होगा आपका तो 5 दूना 10 और 4 हो जाएंगे 14। तो यह होते हैं आपके 14। समझ में आ गया? तो यह आपके महाप्राण और क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। किस आधार पर? वायु के आधार पर। वायु को ही प्राण कहा जाता है। तो जब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर कर दीजिए। कितना समय लगेगा? अगर अच्छा और चाहिए, बेहतरीन चाहिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। बटन आपका है, क्लिक करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल पर करिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है तारत्व के आधार पर। किस पे आती है? तारत्व के आधार पर आती है। आपका कि तारत्व के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो तारत्व या इसी को कहा जाता है प्रकंपन, या इसी को कहा जाता है कंपन, या इसी को कहा जाता है स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, ठीक ना, मुखी, स्वर तंत्र मुखी के आधार पर भी इसका नामकरण किया जाता है। याद रखिएगा, स्वर तंत्र मुखी या कंपन के आधार पर भी किया जाता है। स्वर तंत्र मुखी मतलब जो संगीत होता है ना, उसके कारण। तो संगीत अंकित कंपन से ही आती है। ढोलक मंजीरा वादक बजते हैं ना, तो कंपन से ही ध्वनि निकलती, अच्छी खासी होती। तो उसके आधार पर भी हमें अक्षरों को बांटा गया, वर्णों को बांटा गया। इसके आधार पर भी दो बांटा गया। एक था सघोष, या इसी को कहा गया घोष। एक था आपका अघोष। तो सघोष और अघोष क्या है दोस्तों? सघोष और अघोष। देखिए, घोष का मतलब है जिसमें कंपन हो, यानी जिन वर्णों को पढ़ने में हमारे गले में कंपन हो, वह कहलाएंगे सघोष। घोष मतलब होता है कंपन, ध्वनि। और जिस वर्णों को पढ़ने में हमारे गले में कंपन नगण्य के बराबर मतलब बहुत कम, उसे कहा जाता अ मतलब नहीं, अघोष मतलब कंपन। इसमें कंपन न हो, अघोष हो गया। तो आप पढ़कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, क ख ग घ अंगा। आप क्या करिएगा ना, गले के पास हाथ लगाएंगे तब पता चलेगा। ना की पोजीशन दूरी से बजेगा, डीजे बज रहा है, कंपन सुनाई देगा। ठीक है, गले के पास लगाइए। क ग सॉरी क ख ग घ ङ च छ ज झ इ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब आप क ख पढ़ रहे हैं तो कम कंपन हो रहा है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा पढ़ रहे हैं तो ज्यादा कंपन हो रहा है। तीसरा चौथा पांचवा पढ़ रहे हैं तो ज्यादा कंपन हो रहा है। पहला और दूसरा पढ़ रहे हैं तो कम कंपन हो रहा है। इसलिए वर्ग का, इसलिए हम लिखते हैं वर्ग का जिसमें कंपन, याद रखिएगा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है, क्योंकि पढ़ने में यहाँ कंपन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, साथ ही साथ क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल और व। साथ ही साथ इसका ह भी होता है। ह तो होता है उस व्यंजन, ह भी इसमें होता है। देखिए, ह कंपन ज्यादा, ह में कंपन ज्यादा, इसलिए ह भी क्या हो गया? आपका सघोष हो गया। समझ में आ गया? जबकि सभी स्वर क्या होते हैं आपके? तो सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, क्योंकि स्वर को पढ़ेंगे तो कंपन होगा। पढ़ के देखिए, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो इसमें
कंपन गले में ज्यादा लंबे समय तक हो रहा है, इसलिए सभी के सभी स्वर क्या होंगे, तो सघोष होंगे। सभी के सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। अघोष क्या होगा दोस्तों, तो वर्ग का कौन कौन सा वर्ड होगा, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा वर्ड होगा। साथ ही साथ तीनों स होगा, स और स होगा, तीनों स होगा। यह आपका क्या हो जाएगा, स्वर हो, अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो नुक्ता वाला, आपका नुक्ता वाला फ और यह नुक्ता वाला प जो होता है, यह क्या होता है आपका, तो आपका यह अघोष होता है। क भी होता है नुक्ता वाला, ख भी नुक्ता वाला होता है, यह सब क्या होता है आपका, अघोष होता है। इसमें क्या होता है आपका, यह ड वाला नुक्ता, यह नुक्ता, यह ज वाला नुक्ता, यह सब क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्योंकि वो उसी का तो पार्ट है, केवल नुक्ता तो लग गया है ना, लेकिन इसको गिना नहीं आता है, इसलिए आपका 5 गुना 10 3 13, तो 13 आपके अघोष होते हैं। और यह 5 3 15 और 5 15 5 20, यह आपके सघोष होते हैं, है ना। सभी स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करेंगे तो 20 सघोष होते हैं और 13 अघोष होते हैं। समझ में आ गया, मूल 33 हो गए। तो यह आपके सघोष और अघोष की कहानी हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है इसी टॉपिक पे, जैसे कि हमें बोलते समय उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद बताने हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद बताने हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद बताने हैं, जीभ के आधार पर स्वर के भेद बताने हैं, यानी शिथिल कठोर भी होता है। फिर वत्सवर्ण भी बताने हैं आपके। फिर आपके मुख के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर समृद्ध होता है, विवृत होता है ना, यह भी बताने आपको। आपको काकल्य वर्ण भी बताने हैं। तो यह सब वर्णों की चर्चा करेंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसका क्लास जो हम लेंगे वह नेक्स्ट क्लास में आपका नोट में लिखकर जो शेष बचा हुआ है विशेष क्लास वर्ड का, वह हम ले लेंगे विशेष क्लास के रूप में। तो तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहे। ठीक है।